हिमाचल में पीएम मोदी का दौरा रद्द हो गया है। बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते पीएम मोदी का हिमाचल दौरा रद्द हुआ है, जिसके बाद पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल ने हमेशा देश का नाम ऊंचा किया है। पीएम ने कहा कि आजादी के आंदोलन में हिमाचल की बड़ी भूमिका रही है। इस दौरान पीएम ने कहा कि हिमाचल के युवा हमेशा से कमाल करते आए हैं। फिल्म, कला समेत हर क्षेत्र में हिमाचल के युवा आगे हैं। मिली जुली सरकारों ने देश का नुकसान किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अस्थिर सरकारों से देश आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन अब देश में स्थिर सरकार है। यूपी और उत्तराखंड की तरह हिमाचल की जनता ने भी स्थिर सरकार का प्रण लिया है। बता दें कि पीएम मोदी का मंडी में करीब 2.5 घंटे रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन बारिश के कारण वह मंडी नहीं पहुंच पाए। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है। नवंबर में विधानसभा की सभी 68 सीटों पर चुनाव होने प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने बिहार के किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके बाद अमित शाह बीओपी फतेहपुर का दौरा करेंगे और बीओपी भवनों का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अमित शाह बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर बैठक करेंगे। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के सीमांचल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्णिया की जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की एक ही नीति है, उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए और वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। शाह ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 2014 में भी यही किया था। वे ना घर के रहे ना घाट के। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में अब की बार इस जोड़ी का बिहार की जनता सुपड़ा साफ कर देगी। यहां बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसी मंच से कश्मीर के मुद्दे और आर्टिकल 370 पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि आज विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मियों के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद हुड्डा ने कहा कि चुनाव को लेकर आलाकमान न्यूट्रल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सड़कों पर लगे बोर्ड और झंडों पर केरल हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को केरल हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा कि इस पर पुलिस और अन्य अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली हैं। दरअसल अदालत में सड़कों पर अवैध बैनर और बोर्ड से जुड़े मामलों पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एमिक्स क्यूरी की तरफ से यात्रा से जुड़ी बात कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट ने कहा, अवैध रूप से लगाई गई ये चीजें वाहन चालकों के लिए खतरा है, क्योंकि हाईवे पर जाने के दौरान उनका ध्यान भटक सकता है, जिससे किसी को भी खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 मामले में दशहरे की छुट्टी के बाद सुनवाई करने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जल्द सुनवाई की मांग कर रहे एक वकील को आश्वासन देते हुए ये बात कही है। इससे पहले अप्रैल में चीफ जस्टिस ने सुनवाई को लेकर कहा, इस मामले में 5 जजों के बेंच का गठन करना होगा। दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर एम श्रीनिवास की नियुक्ति हो गई है। श्रीनिवास ईएसआई अस्पताल हैदराबाद के डीन के रूप में सेवा दे रहे थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल शुक्रवार 23 सितंबर को खत्म हो गया, जिसके बाद नए डायरेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की गई। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 28 मार्च 2017 को दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद इनके कार्यकाल को 2 बार विस्तार किया गया था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया। श्रीनिवास की गिनती देश के बड़े डॉक्टरों में की जाती है।
दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। बारिश को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑफिस बंद रखने और वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। तो गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 24 घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। बता दें कि नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ कई इलाकों में बारिश से यातायात भी प्रभावित हुआ है, जबकि कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके लिए एडवाइजरी जारी की गई। दिल्ली में भारी बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बारे में लोगों को आगाह किया गया है, जिसमें विजिबिलिटी कम होने, यातायात बाधित होने और कच्ची सड़कों को नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि सितंबर में गैर हाजिर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों ने कहा कि सैलरी काटकर लोगों का शोषण ना किया जाए। इस साल 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो कि 5 सितंबर को विजयदशमी पर खत्म हो जाएंगे। बता दें कि नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देश में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसी को लेकर बीते दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,912 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मौजूदा एक्टिव केसों की संख्या 44,436 हो गई है। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें खरीफ फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया गया। मनोहर लाल सरकार पानीपत के बाबरपुर मंडी इलाके का नाम बदलने जा रही है। नेशनल हाईवे के किनारे बसे इस इलाके की आबादी करीब 7,000 है। बहुत जल्द ही इस जगह का नाम बदलकर नानकपुर हो जाएगा। और उधर हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। ये चुनाव 30 नवंबर तक संपन्न हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का काम पूरा हो गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित रखी गई हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के कुल 71,763 पदों पर चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में करीब 22,000 पोलिंग बूथ बनेंगे। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था। इसके बाद पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ के पास हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला फतेहाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 25 सितंबर को आयोजित होने वाले सम्मान दिवस रैली का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि देश में एकजुट होकर विपक्ष 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि देश में जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव की शुरुआत हरियाणा की धरती से होगी। इस दौरान उन्होंने रैली का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। धान की खरीद न होने पर आढ़तियों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडियों में धान की फसल की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ मंडियों में फसलों के खराब होने की खबर सामने आ रही है। फसलों के लिए उचित इंतजाम न होने की वजह से मंडियों में फसल भीग रही है। कुरुक्षेत्र में किसानों और प्रशासन के बातचीत के बाद जीटी रोड से जाम को खोल दिया गया है। फसल खरीद की मांग को लेकर किसानों ने शाहबाद में जीटी रोड पर जाम लगाया था। भाकियों के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया था। दरअसल प्रशासन की तरफ से 1 अक्टूबर से फसलों की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन शाहबाद में किसान फसल खरीद की मांग पर अड़े थे। इसी मांग को लेकर भाकियों के आह्वान पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया। प्रशासन से कई दौर की बात हुई, लेकिन शुक्रवार देर रात तक सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से
रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। यमुनानगर में बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बरसात से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते कई इलाकों में फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। करनाल में हो रही बारिश से मंडियों का हाल बेहाल है। बता दें कि शेड में पानी पहुंचने से धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धान की खरीद शुरू न होने पर आढ़ती हड़ताल पर हैं। करनाल में बदला मौसम का मिजाज। यहां 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल खराब हो रही है। वहीं स्मार्ट सिटी के नाम से जाने जाने वाला फरीदाबाद भी बारिश से जलमग्न हुआ है, जिससे प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। शहर के सभी सेक्टर में पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में लगातार बरसात के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और वाहन जाम में फंसे नजर आए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे 3 से 4 फीट तक पानी भरने से कई अंडरपास में पानी भर गया है। जल भराव के चलते कई इलाकों में भारी जाम भी लगा। नारनौल में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि इस समय बाजरे की कटाई का काम चल रहा है, तो वहीं कपास की फसलें भी पक कर तैयार खड़ी हैं। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से ये फसलें खराब हो रही हैं। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 महिलाएं एडवोकेट आपस में भिड़ती नजर आई। बता दें कि एक महिला एडवोकेट ने दूसरी महिला पर चिल्ली स्प्रे डाल दिया। वहीं चिल्ली स्प्रे डालने वाली महिला को बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिवानी में बेमौसम बरसात से किसानों की खरीफ की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि किसान अब प्रशासन से अपनी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मांग रहे हैं। चरखी दादरी में 2 दिन की बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। जहां सड़कें अंडरपास बनी नजर आई, तो वहीं प्रशासनिक ऑफिस भी पानी से डूबे हुए नजर आए। हालांकि अधिकारियों ने लोगों को व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद में लगातार बरसात के चलते पिछले कई घंटों से बिजली कट होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि बरसात शुरू हुई और उसी दौरान लाइट काट दी गई। इसके बाद कुछ देर में इन्वर्टरों ने भी दम तोड़ दिया। झज्जर के मंजीत ने दिव्यांग होने के बावजूद भी सी स्विमिंग पूल में कमाल कर दिखाया है। उत्तरी आयरलैंड के धोनाधाड़ी से स्कॉटलैंड के पोर्ट पैट्रिक तक सी स्विमिंग रेस आयोजित की गई, जिसमें देश के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बता दें कि देश के 6 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी दिव्यांग थे, जिसमें मंजीत अपनी टीम के साथ 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल को 14 घंटे में पार करने वाली एशिया की पहली टीम बनी। गुरुग्राम में अपराधियों के मकान पर हरियाणा सरकार ने अपना बुलडोजर चला दिया है। गैंगस्टर दुबे के मकान को जमींदोज किया गया है, तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एक पूरी इमारत को भी तोड़ दिया है। इसी के साथ सूबे पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरियाणा में मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आढ़तियों को अब भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर रादौर में बीकेयू का एक प्रतिनिधि मंडल अनाज मंडी में पहुंचा और आढ़तियों के साथ मिलकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आढ़तियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह आढ़ती अनशन पर बैठ जाएंगे। कैथल के पुरानी सब्जी मंडी में एक बैंक में आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान मौके पर पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने से किसी की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
पानीपत के राजपुरा गांव में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार बच्चों के साथ गांव में छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बदमाशों ने बच्चों पर लाठी डंडों और रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें करीब 10 छात्रों को चोटें आई थी। वहीं छात्रों का कहना है कि इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि घर में घुसे बदमाशों ने चाकू की नोक पर मौजूद सास बहू से उनके जेवर और नकदी लूट ली। वहीं चोरों के घर में घुसने का पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। झज्जर बाईपास पर सूरखपुर गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान के बाद पुलिस ने 2 युवकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस दोनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। भिवानी में पशु चिकित्सक की लापरवाही के खिलाफ गौरक्षक लगातार 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान गौरक्षकों ने घायल गायों का इलाज करने से मना करने वाले डॉक्टरों को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में धरना स्थल पर पहुंचे जिले के पूर्व नगर पार्षद के प्रधान ने गौ रक्षकों का समर्थन किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। शाहबाद में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार की गलत नीतियों और अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ कर्मचारियों ने 1 हफ्ते के अंदर मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी दी। हिसार में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने नशा तस्करों के अवैध रूप से खरीदी गई प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। नूंह जिले में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है। नशा तस्करों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर नगीना कस्बे के दर्जनों लोगों ने कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल से मुलाकात की। झज्जर में 20 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि फांसी लगाने के कारणों पर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नेशनल हाईवे पर मयूर ढाबे के अवैध कंस्ट्रक्शन पर डीटीपी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी के साथ मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। अंबाला में रामलीला का मंचन 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। रामलीला मैदान को लेकर कलाकारों में पूरा जोश है। बता दें कि अंबाला में दर्जनों जगह रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है। करनाल में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते दिन जिले में 13 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं डेंगू के बढ़ते कहर के चलते स्वास्थ्य विभाग भी प्रबंधन में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा है। मवेशियों में फैल रहे लंपी वायरस का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन भले ही जिले के पीड़ित पशुओं का इलाज करने की बात कहकर स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रहा है, लेकिन अकेले रेवाड़ी शहर के गौ रक्षक दल की टीम के मुताबिक रोजाना 10 से 12 केस सामने आ रहे हैं। बता दें कि जहां से कॉल आती है वहां गौ भक्तों की टीम पहुंचती है और पीड़ित पशुओं का इलाज करती है, जिन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन किसी तरह की मदद नहीं कर रहा है। केरल में भाजपा कार्यालय में हुए हमले की सीएम जयराम ठाकुर ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि केरल में इस प्रकार से भाजपा समर्थित संगठनों को विरोधियों की ओर से सताया जा रहा है, जिसका परिणाम विरोधियों को आने वाले समय में भुगतना होगा। और उधर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने पीएम मोदी के मंडी दौरे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले पीएम पुराने किए गए वायदों को पूरा करें। भाजपा की युवा संकल्प रैली से पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश के लाखों युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने रोजगार देने के जो वायदे किए थे वो झूठे साबित हुए हैं।
दरअसल मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को सिरमौर जिले के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आयोजित कांग्रेस महासम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आज हिमाचल के मंडी दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां पर युवा रैली को संबोधित किया और इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की इस रैली को लेकर पीएम पर निशाना साधा। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर 28 सितंबर को जयराम कैबिनेट में फैसला होगा। संसदीय कार्य और कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 27 सितंबर को आउटसोर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद 28 सितंबर को कैबिनेट में इस मुद्दे पर बातचीत होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने शुक्रवार को शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें राजनीतिक दलों ने आयोग की टीम को सुझाव देते हुए जल्द और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने की अपील की। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 24 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग पुलिस नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक लीगल केस की वजह से चर्चाओं में है। बता दें कि कोर्ट में सरेंडर के 3 दिन बाद सपना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में कैप्शन में सपना ने लिखा कि वक्त फंसा सकता है लेकिन वे परेशान नहीं है। हालातों से जो हार मान जाए, मैं वो इंसान नहीं हूं। बॉलीवुड की डिंग डोंग गर्ल माधुरी दीक्षित की फिल्म मजा मां का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आएंगी। वहीं फिल्म 6 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड के एक्टर महेश ठाकुर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में मयंक गोयल नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि महेश ठाकुर ने लगभग 5.43 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु बहुत जल्द मां बनने वाली है, जिसको लेकर बिपाशा और उनके पति करण सिंह ग्रोवर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बिपाशा की बेबी शॉवर पार्टी की गई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी जैकलिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जैकलिन के डिजाइनर से पूछताछ की है। जैकलिन की डिजाइनर से दिल्ली पुलिस ने लगभग 7 घंटे पूछताछ की है। वहीं 7 घंटे की इस पूछताछ में पुलिस ने डिजाइनर से जैकलिन और सुकेश के रिश्ते को लेकर कई अहम सवाल किए। आमिर खान की बेटी इरा खान अब रिश्ते में बंध गई है। बता दें कि इरा ने अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे से सगाई कर ली है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके दी। आयरा को बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटी बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 16 में नजर आ सकते हैं। बता दें कि कुंद्रा ने बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए मेकर्स को 30 करोड़ रुपए की मांग की है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफियाओं पर जान से मारने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने कहा कि मीटू मूवमेंट पर खुलकर बात करने के लिए बाद ही बॉलीवुड माफिया उनके पीछे पड़ गए हैं। इसके साथ ही दत्ता ने बताया कि उनको जान से मारने के लिए उनकी कार के ब्रेक फेल करवाए गए थे और इसी के साथ उनको पानी में जहर डालकर भी मारने की कोशिश की गई थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री का 64 साल पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। बता दें कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी फिल्म पोन्नियन सेल्वन 30 सितंबर को रिलीज होगी। वहीं इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। टाइम पर इस फिल्म को लेकर अलग अलग किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म के स्टार कास्ट के तौर पर लीडिंग मेल कैरेक्टर में विक्रम कार्थी और जयम रवि है। वहीं फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या राय, त्रिशा, ऐश्वर्या लक्ष्मी नजर आ रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच 25 सितंबर को हैदराबाद स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि टिकट बिक्री के दौरान स्टेडियम के बाहर लोगों में भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ में काफी लोग घायल हो गए।
भारत ने नागपुर में हुए दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। बता दें कि खराब मौसम और बारिश के चलते ये मैच 8 ओवर में ही खेला गया। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 8 ओवर में 90 रन बनाए, जबकि भारत ने कप्तान रोहित शर्मा के नाबाद 40 रनों के दम पर यह मैच 4 गेंद पहले 4 विकेट खोकर हासिल करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली है। आईपीएल के अगले सीजन को लेकर बीसीसीआई ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीसीसीआई 16 दिसंबर को नीलामी का आयोजन करवा सकती है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। आईपीएल के 16वें सीजन का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार पुराने फॉर्मेट के तहत ही आईपीएल का आयोजन किया जाएगा।